नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केंद्र में आते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। नागपुर में दहाड़े राहुल गांधी, डर डर कर मिलने आते हैं बीजेपी एमपी, ये दिया बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, आखिरकार क्या है कारण, खबर में आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान, और किस तरफ जाएगी बिहार की राजनीति, जरूर बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले चुनाव में बंद हो ईवीएम का इस्तेमाल। और दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया है। इसी के साथ आगे आपको खबर में बताएंगे कि समाजवादी पार्टी की महिला ब्रिगेड मिशन 2024 के लिए तैयार है और अखिलेश यादव ने दिया है इनको जीत का मंत्र। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और अगर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केंद्र में आते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। नागपुर में दहाड़े राहुल गांधी और बोले कि डर डर कर मिलने आते हैं बीजेपी के नेता और एमपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आते ही कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई है। गांधी ने कहा कि इस वक्त देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है तैयार हम नाम के कार्यक्रम में, जहां कांग्रेस ने अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं अपने मंसूबों को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश की कि उनका फोकस ओबीसी वोट बैंक से दूर नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहां पर जमकर दहाड़े हैं राहुल गांधी और इसी के साथ चुनाव में जीत कराते ही जातिगत जनगणना कराने का दावा और वादा दोनों कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। भजनलाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार ने सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। इससे भड़के युवा लामबंद हो गए और जयपुर में डेरा डाल दिया। बेरोजगार हुए युवाओं का कहना है कि केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, राजीव गांधी मित्रों ने जन जन तक योजना पहुंचाने का काम किया है। सरकार इसे कांग्रेस बीजेपी का रंग ना दे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, बिहार में शुक्रवार को बड़ा सियासी बदलाव हुआ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। अब इस पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुहर लगना बाकी है। इस पूरे सियासी बदलाव की नीतीश के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने पुष्टि कर दी है। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। वहीं इसके साथ ही ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। बैठक के बाद विजय कुमार चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ललन सिंह ने बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और यदि उसमें इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो यानी कि नीतीश कुमार अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कौन होगा जेडीयू का अगला अध्यक्ष? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले चुनाव में बंद हो ईवीएम का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 29 दिसंबर को राज्य सरकार अपने 4 साल पूरा कर रही है और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिलता है तो वो जरूर जाएंगे। साथ ही चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने केंद्र पर झारखंड की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मुझे अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है। आमंत्रण मिला तो जरूर जाने की कोशिश करूंगा। ईवीएम से मतदान से जुड़े सवाल पर हेमंत सोरेन ने कहा कि दुनिया में इस तकनीक को लोग समाप्त कर रहे हैं, इस देश को विश्व गुरु की उपाधि देते हैं तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों 2024 के
लोकसभा चुनाव के लिए सपा की महिला ब्रिगेड मिशन 24 के लिए तैयार, अखिलेश यादव ने दिया जीत का मंत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सपा महिला सभा की अहम बैठक हुई, जिसमें 2024 जीत का लक्ष्य तय किया गया। इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और सपा महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह मौजूद रही। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हुई इस महिला सभा ने तय किया है कि 2024 में सपा को जिताने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिला है। पीडीए का नारा देने वाली सपा ने कहा कि पीडीए का नारा तभी पूरा होगा जब आधी आबादी साथ हो और इसी कड़ी में आज की बैठक हुई है। दोस्तों, सपा चीफ ने कहा कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के साथ आधी आबादी भी हमारे साथ है और किसी भी समस्या के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ इन्हीं आधी आबादी को लड़ना पड़ता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में अगर कहीं महिला असुरक्षित है तो यूपी में है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां महिलाएं असुरक्षित हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर बरसे गहलोत, बोले करोड़ों खर्च कर राम के नाम पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अशोक गहलोत की इस आरोप का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नागपुर में कांग्रेस का 139वां स्थापना कार्यक्रम मनाया गया और इसमें कार्यक्रम में देश भर में सभी राज्यों से नेता पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। कार्यक्रम के बाद रात को मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सीएम गहलोत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1885 को राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गुरुवार 29 दिसंबर को पार्टी के 139वें वर्ष पूरे होने पर नागपुर में 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान देश भर के सभी राज्यों से कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीतू पटवारी ने नागपुर से भरी हुकार, मध्य प्रदेश में जीत के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में नागपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस तथा लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए है तैयार। हम रैली में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे। पटवारी सुबह भोपाल से कार द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर पहुंचे, जहां रास्ते भर कांग्रेस जनों ने उनका भव्य स्वागत किया। नागपुर पहुंचे जीतू पटवारी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जीतू पटवारी के साथ नागपुर पहुंचे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया 1,38,000 रुपए डोनेट, सरकार को बताया तानाशाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए अपने हाथ खोल रही हैं। क्राउड फंडिंग अभियान में जुटी कांग्रेस को प्रियंका गांधी ने भी 1,38,000 रुपए का डोनेशन दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। प्रियंका गांधी ने दान की रसीद पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों को संचालित करने के लिए तिलक स्वराज फंड की शुरुआत की थी। इसका मकसद असहयोग आंदोलन के लिए पैसे जुटाना था ताकि स्वराज की स्थापना हो सके। लगभग 100 साल बाद कांग्रेस ने डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके। चंद अरबपतियों के लिए काम करने वाली तानाशाह सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा किया जा सके और संविधान को बचाया जा सके। दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान की शुरुआत की है। एआईसीसी अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बाद मोदी नाम की दवाई एक्सपायरी हो जाएगी, बोले रेवंत रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में मोदी दवाई कारगर साबित नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को नागपुर में आयोजित कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा खुद को ऐसा शख्स बताते हैं जिनका 56 इंच का सीना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में मोदी दवाई कारगर साबित नहीं होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब एक आम शख्स संसद में घुसा तो आप
उसे रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब है अडानी और प्रधानमंत्री। जब राहुल गांधी लोकसभा में सवाल करते हैं तो अडानी इंजन मरम्मत के लिए गैराज चला जाता है। ठीक इसी तरह से मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री का इंजन भी काम करना बंद कर देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच आयोग को दे भ्रष्टाचार की डॉक्यूमेंट, येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक से बोले सीएम सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बीजापुर के असंतुष्ट भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर हमला बोला है। उन पर राज्य में कोविड-19 प्रबंधन में 40,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को भाजपा विधायक के आरोपों का समर्थन किया है और उन्हें जांच आयोग का भ्रष्टाचार के दस्तावेज सौंपने को कहा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नई सरकार ने सबसे पहले रोजगार पर किया प्रहार, सचिन पायलट ने राजस्थान की नई सरकार और बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने और महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि सबसे पहले रोजगार पर सरकार ने प्रहार किया है। अगर योजना का नाम पसंद नहीं है, काम करने वाले लोग पसंद नहीं है तो आप बदल सकते हो, पर इतने हजारों नौजवानों की सरकार बनने के बाद बिना वजह नौकरियां समाप्त कर दे, ये नकारात्मक सोच है। आप नई संभावना ना पैदा कर पाए पर जो है उसे बंद कर दें, ये गलत है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बदले की भावना से युवाओं का करियर बर्बाद करना गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइएगा। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जनता की राय हम ले रहे हैं और आगे वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जनता की क्या राय है 2024 में, इंडिया जीतेगा या एनडीए। वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो ऐसी खबरें आप तक पहुंचेगी सबसे तेज। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 22 जनवरी को जिस तरीके से राम मंदिर ओपनिंग की तिथि को लेकर के लगातार देश भर में तैयारियां चले कर एक ऐतिहासिक महोत्सव है, वहीं विपक्ष की अगर बात करते हैं तो विपक्ष भी हमलावर है चुनावी माहौल को लेकर के कि ईवीएम के ऊपर सवाल उठेंगे। ईवीएम को लेकर के भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस समय दो खबरों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अंदर बड़ी चर्चा है। एक राम मंदिर, हालांकि विपक्ष उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, कहता है कि पहले ईवीएम पर चर्चा करो, राम मंदिर पर बाद में कर लेंगे। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं तो एक बात कहूँगा, आज 140 करोड़ जनता भारत की खुश है। वो क्यों खुश है? जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं तो भारत के अंदर एक खुशी आती है, और एक ऐसी खुशी आती है जो आज हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्रेम मोहब्बत भाईचारा आया है, वो मोदी सरकार में आया है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रही है 70 साल से राम मंदिर नहीं बना पाए, 70 साल से कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का काम किया गया है, कि 70 साल से कितने मुसलमान को मौत के घाट उतारने का काम किया है। 70 साल से उनके पास सांसद रहे, एमएलए रहे, राष्ट्रपति उनका रहा, राज्यपाल उनका रहा, कोर्ट कचहरी सब कुछ उनका रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाए। क्योंकि उनको पता था अगर राम मंदिर बन गया तो हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमारी कुर्सी चली जाएगी। इन्हें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, हमें सत्ता में रहना है। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कांग्रेस को सबसे बड़ा सबक दिया है और सबसे बड़ा सीख दी है। अब देखना कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी, इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का मुसलमान अब इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, पत्रकार साहब सुनिए मेरी बात, अगर मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले मुस्लिम समाज का विकास नहीं हुआ। देश के इकलौते से मुसलमान हमें लग रहा है कि ऑन कैमरा होंगे जो राम मंदिर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि भाई हम तो खुश है, हम तो चाहते थे कि ओपनिंग हो। हालांकि एक बड़ा धड़ा आज भी नाखुश है कि उन फैसलों को लेकर के। पत्रकार साहब महोदय, मैं ये कहूँगा भारत के मुसलमान से 40 करोड़ मुसलमान से हमारी जो बगल की मस्जिद है, जो पड़ोस की मस्जिद है, वो खाली पड़ी हुई है। और तुम कह रहे मथुरा में क्या नाम, वहाँ पर वो मस्जिद बनाओ। अरे जो हमारी पड़ोस की मस्जिद है पहले उनमें नमाज पढ़ो। सबसे बड़ा गुनाह है मस्जिद का खाली रहना, मंदिर का खाली रहना। टेकों पे जगह जगह जो जहाँ पे गांजा वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन मंदिर मस्जिद खाली पड़ा है। तो मैं भाई मुसलमान से कहना चाहता हूँ, आप ये सब बेकार की बातें छोड़ दीजिए। हमारी जो बगल की मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ो और दुआ करो अल्लाह ताला से। उससे बड़ी मस्जिद
राजनीति तैयार होने लग रही है। मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने जैसा राम मंदिर बनाया ऐसे एक मस्जिद को बना के दिखा रहे हैं। मोदी जी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट करके बोला जाता है, विपक्ष कहती है कि भाई वो सुरक्षित नहीं हो पाए, वो महसूस नहीं करते, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर राजनीति की ये सब तो समीकरण है? देखिए पत्रकार साहब मोदी, सब राजनीति है। 70 साल से इन्होंने हमें डराने का काम किया, कहने लगे आरएसएस के लोग ये कर देंगे, शिवसेना वाले तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे, बजरंग दल वाले ये कर देंगे, हमारे अंदर डर बिठा के रखा है, बीजेपी ये कर देगी। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी और योगी जी आते हैं, भारत का मुसलमान सेफ है, सेपरेट है, शिक्षा ये, आवास मिला है, शौचालय मिला है, वो मोदी सरकार में मिला है। अरे सबसे ज्यादा मुस्लिम विकास तो मुस्लिम समाज का हुआ है। और अल्लाह की इजाजत से मुझे फिर उम्मीद है, इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मोदी सीट पे था और सीट पे है और सीट पर रहेगा और 40 करोड़ मुसलमान भारत का दिखाएगा। 24 में फिर मोदी को लाएगा इंशाअल्लाह। एक सवाल और लूंगा, जा रहा हूँ लेकिन जरा थोड़ा पास में उनसे लूं। देखिए मुस्लिम समाज एक बड़ा, मतलब कहते हैं ना विपक्ष की रीढ़ की हड्डी होती है, कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाजी वोट बैंक जो विपक्ष की रीढ़ की हड्डी है। तो खुल के मंचों पे और कहिए कि ऑन कैमरा कह रहे हैं कि भाई इंशाअल्लाह मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे। अब जरा तिलकधारी हैं आप, इससे आपसे सवाल हो कि टोपी वाले ने तो कह दिया कि मोदी, अब तिलक वाला क्या कहेगा, मोदी की राहुल? नहीं, मैं ना मोदी कहूँगा ना राहुल कहूँगा, क्योंकि जो काम बढ़िया करेगा उसके लिए कहूँगा। अब जैसे ये बता रहे हैं अपने बंधु, उन्होंने सही कहा है बिल्कुल कि 2014 से जो है कांग्रेस थी, उसके बाद में 2014 से पहले कांग्रेस थी, उसके बाद में जो मोदी आया है उसने, ऐसा है मेरी बात सुनो, किसी ने अगर किसी का खराब नहीं करा या किसी का बुरा भी नहीं करा तो उसमें क्या विपक्ष कह रहा है कि सब बर्बाद कर दिए, जितने हमने डेवलप किए थे 65 सालों में सब बर्बाद कर दिए। विपक्ष कौन है? नहीं, क्या बर्बाद किया, क्या बर्बाद कर दिया? मेरे को कांग्रेस विपक्ष है, इंडिया गठबंधन। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पत्रकार महोदय आप कांग्रेस को इतना क्यों सर पे चढ़ा रखा है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, बिल्कुल कांग्रेस खत्म है। विपक्ष में हमारे आपके कहने से खत्म नहीं होती, विपक्ष में तो है ना। देखिए कांग्रेस त्रिपाठी जी महाराज के द्वारा स्थापित पार्टी है, खत्म हो चुकी है। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 2 वोट मिले थे संसद में, तो ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले सब हंसे थे उनके ऊपर। तब उन्होंने कहा था उस टाइम, कितने वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो हमारी यहाँ सरकार होगी और दुनिया तुम पे हंसेगी, तो वही हो रहा। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि सत्ता से भी हम बेदखल कर देंगे मोदी जी को, इंडिया गठबंधन है। श्राप कहिए या फिर बातें कहिए, ये भी कह रहे हैं, गठबंधन भी कह रहा है। राहुल गांधी जी का आप नाम लेते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरे को हंसी आने लग जाती है, मेरे को खुद ही नहीं पता। आदरणीय राहुल गांधी जो एक पंडित है, कश्मीरी पंडित बताते हैं, 55 साल के युवा नेता है और बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण है, जो कोट पे जनेऊ पहन के आते हैं, बहुत ही विद्वान है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। आदरणीय राहुल गांधी, ऐसे विद्वान को मौका दीजिए, उनको तो भाजपा का समर्थन करना चाहिए। देखिए भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया और अब मतलब अटल है वो मंदिर, वो उसको कोई ईंट नहीं हिला सकता। लेकिन अब शिव जी जो महादेव का भक्त बताते हैं, शंकर जी का भक्त बताते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी अपने आप को, उनको तो समर्थन करना चाहिए भाजपा का कि शिव जी का मंदिर बन रहा है, भाजपा बनानी चाहती है, तो वो अड़चन क्यों ना? देखिए विपक्ष ये कहता है कि आप सिर्फ धार्मिक मुद्दों के राजनीति करते हैं, बार बार धार्मिक मुद्दों पर ही बातें लाते हैं, विकास की बातें नहीं करते, रोजगार की बातें नहीं करते, स्वास्थ्य शिक्षा की बातें नहीं करते। इसको लेकर आप जनता है जवाब क्या होगा? मैं बताता हूं, विकास की बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जिनके जीजा श्री आदरणीय रॉबर्ट वाड्रा जी, जिन्होंने पूरा जमीन का घोटाला कर रखा, जमीनों पे कब्जा कर रखा है, 15 लाख ये भाजपा से मांग रहे थे। सारे घोटालेबाज हैं। मुझे आप ये बताइए, 100 भेड़ों के आगे आप एक शेर लगा देना तो वो भेड़े शेर हो जाते हैं। वो भाजपा का हाल है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ। चलिए मैं एक बार आ रहा हूँ, यूपी नंबर 1 था क्राइम में। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने इसे खत्म करेगा। उन्होंने तो साफ कह रखा है, या तो यूपी छोड़ दो और या तो फिर सीधे तरीके से क्राइम पे भी आऊंगा, यूपी पर भी और भ्रष्टाचार के सवाल पर भी। मैं आपने जो 2 जवाब दिए उस दोनों पर आऊंगा, जरा किसे दूं। इन्होंने कहा यूपी में क्राइम रेट 0 हो चुका है। वाकई में क्राइम रेट अगर 0 हो चुका है तो तमाम जो घटनाएं जो देश भर में यूपी को लेकर के चर्चित हुई, उन पर सवाल नहीं है क्या? वाकई में यूपी सब टू गुड है क्या? नहीं, ऐसा सारा कुछ सही नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सुधार किया है योगी जी ने। क्राइम में चाहे महिलाओं के प्रति हो, लूट डकैत हो, बहुत कम हुए, पहले की अपेक्षा में कम हुई है। तो इसके लिए योगी जी की तारीफ है। और आने वाले दिनों में अगर
सुनने में आया मोदी जी रिटायर्ड होंगे, क्योंकि 75 साल के होने वाले हैं, तो योगी जी का नंबर आएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं अमित शाह का नंबर आएगा। यानी कि मोदी जी के बाद योगी जी का टर्न है। देखो सुनने में तो यही आ रहा है कि जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है, जनता बताए ना, अभी पब्लिक को वोटर हो। हमारा तो है कि मोदी या योगी या राहुल गांधी या खड़गे जी कोई भी बने, अच्छा इंसान बने। मोदी भी अच्छे हैं, उन्होंने 370 हटाया, मंदिर बनाया, वो भी अच्छे हैं।